हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमीशा कथेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन गाइज। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने जो हमारा सेक्शन बी था वो कंप्लीट कर दिया था। अभी कंप्लीट में सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया था, जो कि राइटिंग कंप्रेंशन का था। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा सेक्शन सी है लिटरेचर, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस आर गिवन इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, यानी कि 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो है 2 मार्क्स का एक है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो 5 टू 10 यानी कि 10 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग में दे रखे हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आर गिवन इन विच यू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, जो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। The poem Aunt Jennifer's Tigers Replayed with Symbols. Interpret any 2 symbols used in the poem. यानी कि जो आंट जेनिफर जो पोएम दे रखी है उसमें कुछ सिंबल्स बता रखे हैं, तो इन 2 सिंबल्स के बारे में बताओ। और ये भी बताना है कि जो सिंबल्स हैं व्हाट दीज सिंबल्स सिंबलाइज, ये सिंबल जो है वो क्या सिंबलाइज करते हैं, किससे चिन्हित करते हैं, क्यों दिए गए हैं, व्हाई दीज सिंबल्स आर गिवन। तो लेट्स सी एक तो सिंबल कौन सा था, बेडिंग बैंड, जो ड्यूरिंग मैरिज के टाइम पे दिया गया था आंटी को, तो वो बता रहा है कि वो क्या सिंबलाइज करता है। तो द बेडिंग बैंड सिंबलाइजेज द ऑपरेशन ऑफ वुमेन बाय स्लैवरी इन मैरिज। स्लैवरी का मतलब होता है एक वर्क देना, एक नौकर, मतलब एक तरीके से किसी का काम करना, दासी। जैसे स्लैब में दास हो जाना और दास, ठीक है, और इसी तरीके से स्लैवरी उसकी गुलामी करना। तो जो बेडिंग बैंड है वो वुमेन के लिए, औरतों के लिए एक तरीके से जो कहते हैं कि गुलामी करने वाला, यानी कि जब हमें एक तरीके से किसी ने रिंग दे दी है तो उसका मतलब ये होता है कि अब उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितनी भी जो उसके हस्बैंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सारी उसकी वाइफ के ऊपर आ गई। तो सेम इसी प्रकार जो अंकल ने जो अपनी मैरिज के टाइम पर उनको आंटी जेनिफर को जो रिंग दी थी, तो इसका मतलब ये कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब जो है आंटी के पास आ गई हैं और एक तरीके से स्लेवरी, यानी कि वो एक तरीके से गुलामी मतलब हो गई, उनकी जो गुलामी करना शुरू हो गया। तो इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सिंबलाइज करती है, वो स्लेवरी को सिंबलाइज करती है जो बेडिंग रिंग है। आफ्टर देन मैरिज वाइंड्स अ वुमन, जो मैरिज रिंग जो मतलब जो शादी होती है वो एक औरत को बांध लेती है। वाइंड का मतलब बांध लेना। सप्रेसिंग हर टू बी इम्पोज मैरिज, और उसको सप्रेस यानी कि जितनी भी उसकी विशेष होती है, डिजायर्स होती है, उसको सप्रेस दबा के रख देती है। ठीक है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे। उसकी जो डिजायर्स हैं, अपनी विशेष हैं, वो नहीं कंप्लीट कर पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि शी हैज नो टाइम टू थिंक अबाउट हर फ्यूचर और एनीथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसका क्या है, दूसरा जो सिंबल है आंट जेनिफर्स डेथ इज सिंबलिक। ठीक है, जो आंट जेनिफर की जो मृत्यु है वो भी एक तरीके से सिंबॉलिक है, एक तरीके से सिंबल है ऑफ हर कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर का मतलब अब पूरी तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया, किसी दूसरे के ऊपर दे दिया। अब तक तो बेडिंग बैंड जो था वो एक तरीके से मतलब फिर भी उनके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने सरेंडर किया अंकल को, लेकिन अब उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, अपने आप को कंप्लीटली ही सरेंडर कर दिया है टू हर सप्रेशन। उनकी जो डिजायर्स है सबको छोड़ दिया है। इट ऑल्सो इम्प्रेसेस ऑन हर स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्पलेस, और ये एक ऐसे स्टेट को शो कर रहा है कि अब वो एक हेल्पलेसनेस हो गई, यानी कि वो बेसहारा हो गई, उनका कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो 2 सिंबल्स है, एक तो बेडिंग बैंड जो दिया गया है ड्यूरिंग हर मैरिज, एंड सेकंड क्या है, उनकी डेथ, यानी कि आंट जेनिफर्स की जो डेथ है। तो 2 सिंबल्स है यहाँ पर। हियर 2 सिंबल्स आर डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट इज ऑफ यानी कि किसका है, बेडिंग बैंड विच इज गिवन बाय अंकल ड्यूरिंग हर मैरिज, और सेकंड है आंट जेनिफर्स डेथ, जो क्या है अब पूरी तरह से वो एक ऐसी स्टेट को शो कर रहा है कि हेल्पलेसनेस है, देयर इज नो वन टू हेल्प, अब कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, हेल्पलेसनेस हो गई है वो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है, वाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस। गांधी जी को ये क्यों लग रहा था कि जो चंपारण का केस है लेना उनके लिए एक यूजलेस है। ठीक है, तो क्या है, गांधी जी फेल्ट दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट। गांधी जी को ये लग रहा था कि चंपारण केस को अगर कोर्ट तक ले जा रहे हैं तो वो यूजलेस इसीलिए है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स हैं बहुत ज्यादा क्रस्ट, परेशान थे, फियर स्टिकन, और मतलब एक ऐसे डर में फंसे हुए थे, फियर मतलब बहुत ज्यादा डर के कारण थे। गांधी जी felt that there was little hope of getting justice as case against the British landlords. गांधी जी को ये लग रहा था कि एक छोटी सी होप होगी कि उन्हें जस्टिस मिल जाएगा अगर जो केस है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में होगा। मोरेवर द लॉयर्स वर कलेक्टिंग बिग फीस। अच्छा, जो हालांकि क्या था, जो लॉयर्स थे वो काफी ज्यादा फीस ले रहे थे, कलेक्टिंग बहुत ज्यादा फीस, मोर फीस टू द पीजेंट्स, पीजेंट से बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। ही नहीं, उन्हें पता था कि जो एक्चुअल रिलीफ है फॉर द पीजेंट्स वुड कम व्हेन दे बिकम फ्री फ्रॉम फियर। उन्हें पता था कि जो एक्चुअल रिलीफ है, यानी कि सच में जो रिलीफ मिलेगा, आराम जो मिलेगा पीजेंट्स के लिए, वो जब ही मिलेगा जब वो किसी डर से फ्री हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें लग रहा था कि कोर्ट तक ये केस ले जाना मतलब यूजलेस रहेगा, क्योंकि एक तो पीजेंट्स जो थे वो क्या ले रहे थे, बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे, और दूसरी बात उन्हें लग रहा था कि पहले पीजेंट्स को ही डर से फ्री करें, तो इसलिए उन्होंने कोर्ट तक जाने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट मूव्स अवे द पेन एंड सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। कीट्स के अकॉर्डिंग कौन दूर कर देता है पेन एंड सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो सफरिंग्स होते हैं या फिर कोई हमारे दुख है, ठीक है, पेन है, वो कौन दूर कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू कीट्स क्या था, एक ब्यूटीफुल थिंग जो होती है। तो लेट्स सी इसमें देखते हैं,
इन स्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग्स, यानी कि बहुत सारी सफरिंग्स होने के बावजूद, ए ब्यूटीफुल थिंग हेल्प्स अस टू रिमूव। मैंने बोला क्या था, एक जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, जो ब्यूटीफुल वस्तु होती है, वो हमें हेल्प करती है टू रिमूव द कवर ऑफ ग्लूम और डार्कनेस, यानी कि एक ऐसा कवर अगर हमारी लाइफ में बिछा हुआ है जो हमें अंधेरा दे रहा है या डार्कनेस दे रहा है फ्रॉम आवर लाइफ, हमारी लाइफ में है, तो उसको रिमूव कर देती है एक सुंदर चीज। यानी कि क्या है इसका आंसर, एक सुंदर चीज। आ ब्यूटीफुल थिंग हेल्प्स अस टू रिमूव द डार्कनेस एंड ग्लूम फ्रॉम आवर लाइफ। ठीक है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सन। अब जो सुंदर चीजें कौन सी हो जाएंगी, जैसे सन हो गए, क्योंकि नेचर के बारे में बताया गया। वैसे तो सुंदर चीज कोई सी भी हो सकती है, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई खिलौना हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो नेचर का है। तो नेचर में कौन कौन बिलोंग करता है, द सन हो गया, द मून हो गया, ओल्ड एंड न्यू ट्रीज हो गए, डैफोडिल्स हो गए, एक प्रकार का फूल होता है, क्लियर हिल्स हो गए, मस्क और रोजेज हो गए। ये सारी चीजें जो हमारे पेड़ पौधे के, जो हमारे जंगलों के बीच में खिल रहे हैं, सारी चीजें, दीज ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एट द क्रॉफ्टर्स होम वाई डिड द पेडलर फील वेरी हैप्पी। क्रॉफ्टर के घर पर, किसान के घर पर पेडलर को क्यों इतना ज़्यादा खुशी हुई या क्यों उतना खुश हुआ। तो देखिए, एट द क्रॉफ्टर्स होम द पेडलर फेल्ट वेरी हैप्पी, बड़ा खुश हुआ, बिकॉज इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम समवन हैड वेलकम ही, क्योंकि ये उसका पहला टाइम था, पहले टाइम में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसको किसी ने किसी के घर में वेलकम हुआ हो, किसी ने उसका इतना स्वागत किया हो अपने घर में। द लॉनली क्रॉफ्टर फेड द पेडलर वार्म पॉरेज, और जो लॉनली अकेला जो किसान था, क्रॉफ्टर था, तो उसने पेडलर को क्या खिलाया, दलिया खिलाया गरम, शेयर टोबैको, और उसके साथ में टोबैको शेयर किया, तंबाकू शेयर किया मतलब, प्लेड कार्ड्स, उसके साथ में ताश खेला, एंड ट्रीटेड हिम वेरी नाइसली, उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, बर्ताव किया। द क्राफ्टर शेयर्ड हिज सीक्रेट्स, और क्राफ्टर ने अपने सारे सीक्रेट्स पेडलर के साथ शेयर किए, एंड इवन शोड हिम वेयर ही केप्ट हिज मनी, हालांकि उसने उसको ये भी दिखाया कि उसने अपने मनी को कहाँ रख रखा है, उसने अपने पैसे को कहाँ रख रखा है। द क्रॉफ्टर गेव हिम अ कंफर्टेबल बेड टू स्लीप इन, और क्रॉफ्टर ने भी उसको एक बेड भी दिया जिससे कि वो आराम से सो पाए, तो इसीलिए उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। समझ गए। उसके बाद क्या है, हाउ डज इवान एस्केप फ्रॉम द जेल। इवान जो था वो जेल से कैसे बच गया। तो इवान डिसाइडेड टू अपियर फॉर ओ लेवल एग्जामिनेशन, इवान्स ने डिसाइड किया कि वो ओ लेवल एग्जाम देगा इन जर्मन। जर्मन में गवर्नर शॉर्ट परमिशन फ्रॉम द बोर्ड, और गवर्नर ने उसको परमिशन दे दी बोर्ड से, यानी कि दिलवा दी थी। मैकलैरी द पार्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स केम टू इन्विजिलेट, और जो मैकलेरी थे वो पार्सन इन्विजिलेट करने के लिए एज ए इन्विजिलेटर आए, उसको एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम वो उसको इन्विजिलेट करने आए थे पार्सन से। इन रियलिटी ही वॉज एन अकम्प्लेस ऑफ इवान्स, रियलिटी में क्या था, वो इवान्स का ही एक कंपेनियन था, एक साथी था। एंड ही इन प्रेजेंट द रियल पर्सन, और उसने क्या करा, उसको जो रियल पर्सन था, जो आने वाला था मैकलेरी की जगह, उसको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, इम्प्रिजन कर लिया था। इन द सेल में द टू एक्सचेंज प्लेसेस, क्या थे, सेल में दो एक्सचेंज प्लेसेस थे। इट मेड पॉसिबल, यहाँ पर क्या था, उसने क्या करा, इन द सेल द टू, दोनों एक्सचेंज हो गए। इट मेड पॉसिबल, ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि जो इवान्स था उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। ठीक है। एट द एंड ऑफ द एग्जाम, एग्जाम के एंड में इवान्स वॉक्ड आउट अ फ्री मैन डिस्ग्यूज्ड एज द पर्सन, इवान्स ने अपने आप को भेष बदल लिया था, डिस्ग्यूज का मतलब भेष बदल लिया था, उसने पर्सन के रूप में आ गया था और फ्री मैन की तरह चला गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड जॉ वांट द विजार्ड टू बिहेव व्हेन मॉमीज टंग अप्रोच हिम। जॉ ने कैसे विजार्ड को, जॉ क्या चाहता था विजार्ड को कि कैसे बिहेव करे उसकी मॉमी जब स्कंक ने उसके पास पहुंच गया, कि जॉ क्या चाहती थी कि उसको जो उसकी मॉमी है कैसे ट्रीट करे उसके साथ में। तो देखिए, इनिशियली एवरी चाइल्ड इज अ स्ट्रेंजर टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इन लाइफ, हर बच्चा जो होता है वो स्ट्रेंजर होता है, यानी कि अननोन होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि उसे नहीं पता होता कि लाइफ में पॉजिटिविटी क्या है एंड नेगेटिविटी क्या है। एज द चाइल्ड ग्रोज इनटू मैच्योरिटी, जैसे जैसे चाइल्ड जो है बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता है, हिज पर्सपेक्टिव एंड विजन ऑफ लाइफ चेंज ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसका जो लाइफ का जीने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, विजन ऑफ लाइफ, विजन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग चेंजेस। A child views things at a superficial and sensory level, but a grown-up's vision is realistic. एक चाइल्ड का जो व्यूज होता है, देखने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है जब तो वो छोटा होता है। रिफ्लेक्टिव, फिलोसॉफिकल एंड इवन साइकोलॉजिकल, बहुत ज़्यादा मतलब उसके दिमाग पर, मतलब उसको ना फिजिकली सोच पाएगा ना साइकोलॉजिकली सोच पाएगा, अपने अकॉर्डिंग जो उसको मिलता है, जो उसको अपीयरेंस दिख रहा है सेम उसी प्रकार वो सोच लेता है। व्यूड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टोरी, स्टोरी पढ़कर शुड विजार्ड हिट मॉमी का क्या है कि मतलब विजार्ड को भी हिट करना चाहिए था। जॉ अ चाइल्ड ऑफ 4, जो जॉ है वो 4 साल की बेटी है, लाइक मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हर एज, उसके एज के जो बच्चे हैं, प्रेफर्स टू लिव इन ड्रीम्स, वो एक ड्रीम्स में रहना पसंद करती है। शी इज़ हॉस्टाइल बाय नेचर, उसका एक ऐसा नेचर है, एंड वुड लाइक टू रैग वेजनेस ऑन स्टंग मदर एंड वांट्स द विजार्ड टू रिटेलिएट, उसने सोचा कि उसकी जब उसकी माँ ने उसको मार दिया था उसको भी उसको रिपीट करना चाहिए था, मारना चाहिए था। शी इज़ एनॉयड, वह चिढ़ गई, बिकॉज द फादर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर सजेशन, वो चिढ़ गई क्योंकि उसके पापा ने मना कर दिया कि वो सजेशन को नहीं मानेंगे। द फादर हैज़ अ मैच्योर पर्सपेक्टिव एंड सीज बियॉन्ड द सरफेस एंड एक्सप्लोर्स द
फिजियोलॉजिकल एंड मॉरलिस्टिक का एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर सिचुएशन। द विजर्ड है, अब देखिए मैं अपने पास से बता दूंगी क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा था, उसे नहीं पता था, जॉ को नहीं पता कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ठीक है। वो तो सिर्फ उसे नहीं पता कि लाइफ में पॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, उसे तो जो दिख रहा है सिर्फ उसी प्रकार वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देगी। तो उसने बोला था जब विजर्ड ने उसकी जो रोजर स्कंक थी उसकी स्मेल को चेंज कर दिया था, तो फिर उसकी जब माँ को बुरा लगा, माँ ने उसके मारा, उसके हिट किया, तो उसने कहा था कि विजर्ड ने एक तो उसकी हेल्प की थी रोजर स्कंक की, उसकी माँ ने उसको मारा, इसलिए विजर्ड को भी उसको मारना चाहिए था, वो बस इसीलिए चाहती थी। लेकिन उसके पापा ने उसकी बात को नहीं माना, सजेशन जो दे रही थी उसको नहीं फॉलो किया, तो उसके बाद वो क्या हो गई, नाराज हो गई, इरिटेट हो गई, क्योंकि उसके पापा जो थे वो तो मैच्योर थे, उन्हें तो पता था कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। अगर वो उसको एक बारी बात बोल देते तो उसको गलत मॉरल मिलती, और जबकि उसके पापा वाइल ही वाज वांटिंग टू एक्सप्लेन हर दैट व्हाट शी वाज सेइंग दैट्स नॉट राइट, बिकॉज द पेरेंट्स व्हाट दे से फॉर देयर चिल्ड्रन ऑलवेज से करेक्ट, ठीक है, सो फॉलो देम। तो इसमें मैंने आंसर अपने अकॉर्डिंग बता दिया है। अब दूसरी बात, ये जो हमारा एमटीजी का क्या था, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, विच 6 क्वेश्चंस आर गिवन और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैंने पहले भी बोला था मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आंसर लिखवा भी सकती हूँ अगर आप चाहते हैं तो, इफ यू वांट, लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें से आप देखिएगा, और अगर स्टोरी आपकी क्लियर है तो ऑब्वियसली एंड आप लोग आंसर इजीली लिख सकते हैं। और देखिए कोई सा भी आंसर आ जाएगा स्टोरी में से, अगर आपकी स्टोरी मतलब क्लियर है, समरी क्लियर है स्टोरी की, तो आप अपने पास से बनाना सीख लीजिएगा। मैंने बोला सेंटेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं तो यू कैन मेक आंसर इन योर वर्ड्स योरसेल्फ, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो सो वही, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो जैसा मैंने बोला है सेंटेंसेस सीखिए और वोकैबुलरी करिएगा, ठीक है, तो हो पाएगा। और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है जस्ट आस्क टू मी, मैंने आज आंसर करा दिए हैं, मेरे अभी जो सेक्शन सी के 2 आंसर्स हैं वो मैं कल करा दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको भी, तो आई होप वो क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा जो 3rd मॉडल पेपर शुरू होगा। तो इसका जो आप समझ में आया आप लोगों को, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।